दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा देश है? अब आप कहेंगे कि अमेरिका, लेकिन नहीं। दुनिया में सबसे पावरफुल कंट्री वो है जिनके पास तेल के भंडार हैं, और वो है गल्फ कंट्रीज। इसके अलावा भी जिन देशों के पास तेल के भंडार हैं वो अमीर बनकर बैठे हैं। जब चाहे तब तेल के दाम बढ़ा देते हैं। एक तरह से कहें तो दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखने की कोशिश करते हैं। और सऊदी अरब ने तो इसी तेल के दम पर अमेरिका को भी अपने आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। अब सवाल यह है कि आखिर तेल के दम पर ये देश कब तक अमीर बनकर रहेंगे, क्योंकि आज नहीं तो आने वाले 50 से 60 सालों में इन देशों के पास तेल खत्म हो जाएगा। इसीलिए दुनिया ऊर्जा के दूसरे सोर्सेज को ढूंढने में लगी हुई है। कई देश ग्रीन फ्यूल, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन जैसे सोर्सेज पर फोकस कर रहे हैं। और आने वाले 50 से 60 सालों में जो देश ग्रीन एनर्जी सेक्टर में सबसे आगे निकल जाएगा, वही दुनिया में ग्लोबल पावर बनकर के उभरेगा। जो पावर आज इन तेल वाले देशों के पास है, वही पावर उस देश के पास होगी जो दुनिया को ग्रीन एनर्जी की सप्लाई करेगा। अब इसके लिए जो देश अभी से तैयारियां करना शुरू कर देगा, वही देश लीडर बनकर उभरेगा। जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस और चीन जैसे देशों ने अभी से इसमें काफी पैसे खर्च करने शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, समय रहते ही भारत ने भी अब इस चीज को अच्छे से समझ लिया है कि अगर अभी हमने इसमें शुरुआत नहीं की तो जैसे आज दुनिया से हम तेल खरीदते हैं, वैसे ही हमें एनर्जी खरीदनी पड़ेगी। इसीलिए भारत ने बहुत बड़ी प्लानिंग शुरू कर दी है। भारत न केवल अपनी जरूरत पूरी करने पर फोकस कर रहा है, बल्कि पूरी दुनिया को भी ग्रीन एनर्जी प्रोवाइड करवाकर इस सेक्टर में ग्लोबल लीडर बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की है। सरकार का मानना है कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से हम जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से भी निपटेंगे और साथ ही साथ भारत को भी ग्रीन हाइड्रोजन का ग्लोबल हब बनाएंगे। अब दोस्तों, जिस ग्रीन हाइड्रोजन में हम भारत को ग्लोबल पावर बनाने की बात कर रहे हैं, अब आपके लिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर वो ग्रीन हाइड्रोजन क्या चीज है। देखो, अभी पूरी दुनिया ऊर्जा की पूर्ति के लिए पेट्रोल उत्पाद, नेचुरल गैस, कोयला आदि पर ही निर्भर है, जो पर्यावरण को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब इसका सबसे अच्छा उपाय है ग्रीन हाइड्रोजन, क्योंकि ये धरती पर सबसे साफ ईंधन माना जाता है। अब ये तेल के जैसे हमें आसानी से धरती पर नहीं मिलती है, बल्कि इसको खुद से हमें बनाना पड़ता है। अब वो कैसे? अब ये तो आप सभी जानते हैं कि पानी का फॉर्मूला H2O होता है, जहां H हाइड्रोजन और O ऑक्सीजन होता है। यानी इस पानी से ही हम हाइड्रोजन को अलग निकालते हैं। अब यहाँ पर भी एक समस्या है, क्योंकि जब हम पानी में से उस हाइड्रोजन को अलग निकालेंगे तो हम कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे? अगर हम नेचुरल गैस और कोयला जैसे सोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे तो फिर फायदा क्या है, क्योंकि उनमें भी तो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है रीन्यूएबल एनर्जी, यानी कि सोलर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का उपयोग करके जब हम पानी में से हाइड्रोजन को निकालेंगे तो उसको हम कहेंगे ग्रीन हाइड्रोजन, जिससे बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं होता है। ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। अब भारत को ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए पानी और रीन्यूएबल एनर्जी की काफी जरूरत है, और भारत के पास ये दोनों ही संसाधन काफी मात्रा में मौजूद है। भारत के पास काफी लंबा समुद्र तट भी है और हमेशा सूरज की रोशनी भी मिलती है। तो भारत के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बल्कि दुनिया के कई देश ऐसे भी हैं जिनके पास पानी है तो सूरज की रोशनी नहीं है, और जहां पर सूरज की रोशनी है तो वहां पानी नहीं है। चलिए अब चैप्टर 2 में समझते हैं कि भारत का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है। दोस्तों, इसकी तैयारी तो भारत पिछले 2-3 सालों से कर रहा है, लेकिन सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए जनवरी 2023 में कुल 19,744 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। देखो, इसमें सरकार का सबसे मेन टारगेट तो यही है कि अब हम धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल यानी कि पेट्रोल और डीजल पर अपनी निर्भरता को कम करें। हम देश में तो इसकी डिमांड को बढ़ाएं ही, साथ ही साथ दुनिया को भी हम बना करके बेचें। देश में एक ऐसा ग्रीन हाइड्रोजन हब विकसित किया जाए जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादक और उपभोक्ता एक ही जगह पर हो, ताकि ट्रांसपोर्टेशन भी न बढ़े और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक जगह पर उपलब्ध करवाया जा सके। इसके अलावा दूसरा जो मेन पॉइंट है वो ये कि इसमें जो कंपोनेंट्स काम में लिए जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइजर, उसके देश में ही मैन्युफैक्चरिंग की जाए। गवर्नमेंट का टारगेट 60 से लेकर 1000 गीगावाट कैपेसिटी वाले इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट को तैयार करना है, ताकि देश में 2030 तक हर साल 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन हो। इससे देश की रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में 125 गीगावाट की बढ़ोतरी भी होगी। अब दोस्तों, आप कहेंगे कि चलो ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन आ भी गया, तब इसका उपयोग कहां पर होगा और हमारी आम जिंदगी में इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, इसके फायदे तो बहुत सारे होंगे। पहला तो यह कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी होगी।
वहीं क्लाइमेट चेंज को रोकने में मदद मिलेगी और भारत ने जो 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य बना रखा है उसमें भी काफी मदद मिलेगी। दूसरा फायदा यह होगा कि हमें क्लीन एयर मिलेगी। इससे पोल्यूशन को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकेगा, खासकर बड़े शहरों में जहां पर एयर पोल्यूशन आज बहुत बड़ा इश्यू है। वहां पर लोगों की हेल्थ को बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तीसरा फायदा यह होगा कि हमें एनर्जी की सिक्योरिटी मिलेगी। देखिए, इस समय पूरी दुनिया कोयला, पेट्रोल और डीजल पर निर्भर है। दिन प्रतिदिन इनके रेट भी बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन से फॉसिल फ्यूल पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी और हम जो काफी सारे पैसे दूसरे देशों से तेल और कोयला खरीदने पर खर्च कर देते हैं उसमें कमी आएगी और लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की देश को बचत होगी। चौथा फायदा ट्रांसपोर्टेशन में मिलेगा, यानी कि अब आने वाले जो भी साधन होंगे जैसे कि ट्रक, बैटरी से चलने वाली कारें, बड़े कार्गो ले जाने वाले शिप्स और ट्रेन, ये सभी हाइड्रोजन फ्यूल पर चलने वाले हैं। और अब तो हाइड्रोजन फ्यूल पर चलने वाली कारें भी आना शुरू हो गई हैं। और हाल ही में जब बजट आया था तो आपने सुना भी होगा जब रेल मंत्री ने कहा था कि हम हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लेकर के आने वाले हैं, तो वो दरअसल इसी फ्यूल की बात कर रहे हैं। पांचवा फायदा यह होगा कि इससे नई जॉब क्रिएशन होगी। दरअसल रिन्यूएबल एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लोगों की जरूरत होगी और इससे काफी रोजगार के मौके बनेंगे। दोस्तों, इसके अलावा तेल की रिफाइनरियों, स्टील, फर्टिलाइजर्स, बल्क केमिकल्स जैसी बड़ी इंडस्ट्री में भी इसका काफी उपयोग होता है। चैप्टर 3, इंडिया मास्टर प्लान ऑन ग्रीन फ्यूचर। दोस्तों, भारत नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अलावा एनर्जी सेक्टर में ही ग्लोबल लीडर बनने के लिए और भी कई सारे प्रयास कर रहा है, जिनमें इंडिया का पहला मास्टर प्लान है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। दोस्तों, इंडिया फ्रांस के साथ मिलकर वन सन, वन वर्ल्ड और वन ग्रिड प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। बड़ी बात तो यह है कि इसमें भी भारत ही दुनिया को लीड कर रहा है और इसका हेडक्वार्टर भी भारत में ही है। दुनिया के कई देश भारत के इस प्रोजेक्ट से जुड़ भी रहे हैं और देखो, इस प्रोजेक्ट का टारगेट भी यही है कि सूरज की रोशनी दुनिया में हमेशा किसी न किसी कोने में पहुंचती ही रहती है, यानी सूरज कभी अस्त नहीं होता। तो सूरज की रोशनी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? तो क्यों ना एक ऐसा हाई पावर का ट्रांसनेशनल बिजली ग्रिड विकसित किया जाए जिससे पूरी दुनिया को जोड़ा जा सके। अगर आप इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमने पहले ही इस पर एक वीडियो बनाई है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं और इस प्रोजेक्ट को बहुत ही अच्छे से यहाँ पर समझाया गया है। इंडिया का दूसरा मास्टर प्लान। दरअसल हाल ही में 6 फरवरी को बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक इवेंट हुआ है। दरअसल ये एक G20 का इवेंट है क्योंकि इस वक्त भारत को G20 की प्रेसिडेंसी मिली हुई है और इसका पर्पज भी यही था कि भारत कैसे आज एनर्जी ट्रांजिशन में एक पावर हाउस के रूप में विकसित हो रहा है। यहाँ पर पीएम मोदी ने ग्रीन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए E20 ईंधन को लॉन्च किया है। देखो, आसान शब्दों में समझे तो E20 का मतलब हुआ कि 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल, यानी कि अब लोगों को जो पेट्रोल मिलने वाला है उसमें 20% एथेनॉल मिक्स किया हुआ रहेगा। इससे पहले 10% की मिक्सिंग की जा रही थी। हालांकि अभी पूरे देश में E20 स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुछ चुनिंदा पेट्रोल पंप पर ही यह मिलेगा, लेकिन सरकार का टारगेट है कि 2025 तक पूरे देश में E20 को लॉन्च कर दिया जाए। अब आप कहेंगे कि एथेनॉल यूज करने से क्या फायदा होगा? देखिए, सबसे पहला फायदा तो यह होगा कि अगर इसका इस्तेमाल बहुत ही बड़े पैमाने पर किया जाए तो काफी हद तक प्रदूषण को कम किया जा सकता है, यानी पर्यावरण की सुरक्षा होगी। दूसरा फायदा यह होगा कि अभी हम बहुत सारा तेल दूसरे देशों से आयात करते हैं तो इससे हम अपने इंपोर्ट बिल को भी कम कर पाएंगे। और तीसरा फायदा, इससे हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बूस्टर मिलेगा। अब एग्रीकल्चर को एथेनॉल से कैसे फायदा होगा? वो ऐसे कि एथेनॉल का निर्माण बायोमास से होता है। इसमें कच्चे तेल की कोई जरूरत नहीं होती और ये ज्यादातर मकई और गन्ना जैसी फसलों से प्राप्त होता है। और भारत तो पहले से ही काफी मात्रा में अनाज और गन्ने को पैदा करता है, यानी एथेनॉल के प्रोडक्शन को लेकर तो कोई टेंशन की बात नहीं है। यानी अगर हम अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखें, एग्रीकल्चर के हिसाब से देखें या पर्यावरण के हिसाब से, एथेनॉल को यूज करने से फायदा ही फायदा है। हालांकि इसकी एक चुनौती यह भी है कि अभी इंडिया में ऐसी कारें या वाहन नहीं बने हैं जो E20 पेट्रोल मिक्स को हैंडल कर सके। अभी तक केवल कुछ ही ऐसे वाहन आए हैं जो मिक्स तेल पर चल सकते हैं। यदि किसी नॉर्मल व्हीकल में E20 वाला फ्यूल डाल दिया जाए तो फिर उसके माइलेज में फर्क देखने को मिलेगा। इंडिया का तीसरा मास्टर प्लान। दोस्तों, कुछ समय पहले तक इंडियन गवर्नमेंट देश भर में लोगों को गैस चूल्हा दे रही थी ताकि वो लकड़ी का उपयोग कम कर सके, लेकिन अब गवर्नमेंट सोलर बर्नर देने की बात कर रही है जो विकसित भी हो चुके हैं। और इससे गवर्नमेंट को फायदा यह होगा कि लोगों को केवल ये एक बार देना है और फिर लाइफ टाइम के लिए ये खाना पका करके देगा। और इससे रसोई गैस के बढ़ते सिलेंडर के दाम को रोकने में भी मदद मिलेगी। यानी हर तरीके से आज भारत ग्रीन एनर्जी की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है।
दोस्तों कुछ सालों पहले तक हमारा देश सौर ऊर्जा में दुनिया के देशों की गिनती तक में शामिल नहीं था, लेकिन आज वह दुनिया को लीड करने की पोजीशन में आ पहुंचा है। हालांकि आज भी हम सोलर ऊर्जा के कई इक्विपमेंट्स के लिए कुछ हद तक आयात पर निर्भर हैं, लेकिन अब देश में ही गीगा फैक्ट्री बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि हम खुद तो सौर ऊर्जा के कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग देश में ही कर सके, साथ ही साथ दुनिया को भी इसके इक्विपमेंट से, इसके पैनल से, सेल से, टेक्नोलॉजी आदि की सप्लाई कर सके। चैप्टर 4, चैलेंजेस ऑफ ग्रीन एनर्जी। दोस्तों जैसे जैसे भारत इस सेक्टर में अपने कदम आगे बढ़ा रहा है, वैसे वैसे ही काफी सारे चैलेंजेस भी सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो है इसकी हाई कॉस्ट। देखिए, अगर हम आज के समय में ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें तो ये पेट्रोल और डीजल से भी ज्यादा महंगी पड़ती है, और इसका कारण है रीन्यूएबल एनर्जी में लगने वाली इलेक्ट्रोलिसिस टेक्नोलॉजी। आज के समय में ग्रीन हाइड्रोजन का रेट 300 से 500 रुपए प्रति किलो है, और इसकी रकम जब 100 रुपए प्रति किलो तक आएगी तभी आम आदमी इसका उपयोग कर पाएगा। अब इसके लिए इलेक्ट्रोलिसिस टेक्नोलॉजी को सस्ता करना होगा। अब या तो भारत में ही इसका डोमेस्टिक प्रोडक्शन शुरू किया जाए, या इसके आयात पर शुल्क बेहद कम लगाना चाहिए। और संभावना है कि 2030 तक जब इसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तब इसकी कीमतें नीचे गिरकर लगभग 150 रुपए प्रति किलो तक रह जाएगी। दूसरा चैलेंज है इंफ्रास्ट्रक्चर का। देखिए, अभी तक इसका प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी तरह से स्थापित नहीं हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस है और सेफ्टी इश्यूज को देखते हुए इसको केयरफुली हैंडलिंग करने की जरूरत होती है। इसके लिए पाइपलाइंस और अच्छी स्टोरेज फैसिलिटीज डेवलप करने के लिए बहुत पैसे लगाने होंगे। इसके अलावा सोलर पैनल की कमी के कारण भी भारत ग्रीन एनर्जी सेक्टर में आगे बढ़ने से पिछड़ रहा है। दरअसल अभी दुनिया भर में सोलर इक्विपमेंट्स बनाने पर सबसे ज्यादा कब्जा चीन का है। 2020 में दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले सोलर पैनल में 80% से भी ज्यादा का प्रोडक्शन चाइना ने किया था। भारत में सोलर पैनल का डोमेस्टिक प्रोडक्शन बहुत कम हो पा रहा है। हालांकि सरकार ने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए चाइना से आने वाले सोलर पैनल पर 40% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है। इसके अलावा सरकार PLI स्कीम के तहत भी सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग करने पर कंपनियों को इंसेंटिव दे रही है। अब दोस्तों ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि भारत ग्रीन एनर्जी सेक्टर में अपनी जरूरतें पूरी करने के साथ साथ क्या दुनिया को भी इसकी सप्लाई कर पाएगा, और क्या इस क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बन पाएगा। खैर दोस्तों, आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही टॉपिक्स पर और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।